स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है ना, पेपर मई जून 2024 इसी साल का पेपर है, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाए जी। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज इज व्हेन हीटेड एज शोन। The enthalpy change of reaction for thermal decomposition of calcium carbonate cannot be measured directly. Instead, a procedure involving two experiments is used. In each experiment, the enthalpy change of a different reaction is determined. The equation for the reaction in experiment 1 is shown. The enthalpy change for this reaction is delta H1. ये बेटा डेल्टा H1 है, जिसमें ना, और द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन एक्सपेरिमेंट 2 इज डेल्टा H2। अब मेरी बात सुनो, वो क्या कह रहा है। बेटा आप कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज ऐसे करते हो, पहले सुनो। ये कैल्शियम कार्बोनेट लेते हो बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, ठीक है। ये सॉलिड है, सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट। इस सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट को, जो कि व्हाइट कलर का है बच्चों, आप हीट करके इसको डिकम्पोज करते हो। किस में? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। वो कह रहे हैं कि आप इसकी इंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। डायरेक्टली का मतलब ये है बेटा कि आप Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम यहां पर अगर आप कहते हैं जी मैस ऑफ सॉलिड है, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यू है, वो है सी है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। वो कह रहे हैं इस तरह फाइंड आउट नहीं कर सकते। मतलब डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से ये करके, और फिर डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर एन, कह रहे हैं ऐसे नहीं कर सकते आप। ये कह रहा है डायरेक्टली, मतलब डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है ना। चेंज इन टेम्परेचर आप कैसे निकालोगे बच्चों? कैसे नहीं निकालोगे फिर, कि थर्मोमीटर ऐसे रख दिया। तो ऐसे क्यों नहीं कर सकते, जरा सोचें। ऐसे क्यों फाइंड आउट नहीं कर सकते कि एम, अगर मैं कह दूं एम जो है ना मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, सी मैं कह दूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कैल्शियम कार्बोनेट की, डेल्टा टी मैं कह दूं चेंज इन टेम्परेचर है, और फिर जो आंसर आएगा उसको डेल्टा एच के फॉर्मूला में डाल दूं, एन नंबर ऑफ मोल्स है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या कहते हैं इस बारे में? क्यों बेटा ड्यूरिंग द हीट आप कह रहे हैं जी हम टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते, क्यों भला? ये बताइएगा। एक बच्चा कह रहा है हीटिंग हो रही है तो चेंज इन टेम्परेचर नहीं आएगा। बेटा मेरी बात सुनो, जब वाटर को बॉईल करते हो तो थर्मोमीटर अंदर डिप किया हो तो चेंज इन टेम्परेचर तो हो रहा होता है। तो यहां क्यों नहीं कर सकते? सॉलिड कैन नॉट बी मेजर्ड वाइल हीटिंग, ठीक है। हीट लॉस हो रही है, फ्लक्चुएशन इन एनर्जी है। अच्छा, हीट इज बीइंग सप्लाइड, अभी तक कोई काम का आंसर नहीं आया भाई। गैस इज रिलीज्ड, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, गैस रिलीज, लेकिन टेम्परेचर इज कॉन्टिन्यूसली वेरिंग। सर सम स्पिटिंग कैन अकर। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, सुनो। मुझे ये बताओ, देखो, रूम टेम्परेचर था 25। अब गौर से सुनना, रूम टेम्परेचर है 25। आपने हीट देना शुरू की। हीट दोगे तो क्या टेम्परेचर राइज होगा, यस और नो? जब हीट दोगे तो टेम्परेचर राइज होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, बिल्कुल होगा, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर राइज हुआ, हम सपोज करते हैं ये 900 पर डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। आपने इसको हीट किया और ये डिकम्पोज हुआ, सॉरी, हीट कर रहे हो, टेम्परेचर राइज होता जा रहा है। 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 450, 500, 600, 700, 800, 900 पर एज्यूम करते हैं डिकम्पोज हो रहा है। तो बेटा अब 900 के बाद, 900 तक अगर थर्मोमीटर आपका है और वो रीड कर रहा है, तो आफ्टर 900 आप जो एनर्जी दे रहे हो, वो एनर्जी तो अब बॉन्ड को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो रही है ना। जिस तरीके से वाटर है, वाटर को आप हीट करते हो 100 डिग्री पर, 100 डिग्री के बाद आप मुसलसल वाटर को टेम्परेचर देते जाओ तो क्या टेम्परेचर राइज होगा? जी बच्चों, अगर आप 100 डिग्री तक वाटर को हीट कर रहे हो और 100 डिग्री के बाद भी वाटर को आप हीट देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, क्या टेम्परेचर वो मेजर करेगा? नहीं। अब वो हीट कहां जा रही है भाई? वो जो आप हीट दे रहे हो वाटर को, वो कहां जा रही है बताओ जरा। वो हीट वाटर के अंदर
जो आईएमएफ हैं उनको ब्रेक करने में यूज हो रही है, बॉन्ड्स को ब्रेक करने में यूज हो रही है, और आपका लिक्विड गैशियस फॉर्म में जा रहा है, तो वो बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज हो रही है, उसको मेजर नहीं कर पा रहे ना आप, है ना बेटा। इसी तरीके से बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को जब इसकी डिकम्पोजिशन शुरू होगी, तो उस टाइम जो आप हीट दे रहे हो, वो हीट तो बॉन्ड ब्रेक कर रही है, वो तो थर्मोमीटर रीड नहीं कर रहा, तो लिहाजा ड्यूरिंग द हीट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पीछे ये है बेटा, ठीक है, कि ड्यूरिंग द हीट आप जो है ना, इसका जो टेम्परेचर है वो इसलिए मेजर नहीं कर सकते। अच्छा, वो कह रहे जी इंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, इंस्टेड, अब कितना जबरदस्त प्रोसीजर है वो सुने भाई, कि आप इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो अब एक और तरीका क्या है कि आप हेस साइकिल से हेल्प लें। वो कैसे लें बेटा, इस तरीके से लो कि कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसका रिएक्शन HCl से करवा दो, या किसी भी एसिड से, ठीक है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब HCl से करवाओगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, राइट। फिर वो ये कहता है कि ये जो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है ना बेटा, ये भी तो बेसिक है ना, इसका भी रिएक्शन HCl से करवा दो। तो इसका भी रिएक्शन बेटा आप HCl से करवाओगे तो यही प्रोडक्ट बनेंगे, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड तो एज इट इज आप यहां लिख लोगे, बस वो तो यूज नहीं हो रहा। तो देखो अब वो ये टेक्निक यूज कर रहा है, वो कह रहा है कि ये जो ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट है ना, पहले इसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास ΔH1 आ जाएगा। फिर हम ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना बेटा, इसको HCl से यूज करवाते हैं, रिएक्ट करवाएंगे, ये ΔH2 आ जाएगा। और फिर इनकी बेटा हम हेस साइकिल ड्रॉ करके एंथैल्पी चेंज निकाल लेंगे, तो ये प्रोसीजर यूज करेगा वो। ठीक है बेटा, ये बात समझ आई। अब देखो बेटा, ये लैटिस एंथैल्पी नहीं है बेटा तैयबा, लैटिस एंथैल्पी होती तो इसने ऐसे जाना था, कैल्शियम कार्बोनेट ने ऐसे होना था, कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन। लैटिस एंथैल्पी तो वो भी आयनिक बॉन्ड ब्रेक करती है ना, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है भाई। कार्बोनेट इस तरह है भाई, कार्बोनेट ऐसे है, तो यहां से बॉन्ड टूट रही है, देखो यहां से। तो दिस इज नॉट लैटिस एंथैल्पी, ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने में आप एनर्जी दे रहे हो, ठीक है ना। अब बेटा देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कह रहे कि आपने क्या करना है, वे 0.05 मोल सैंपल ऑफ पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट, ट्रांसफर 50 क्यूबिक सेंटीमीटर एन एक्सेस ऑफ HCl इनटू अ स्मॉल ग्लास बीकर। बेटा ये चीजें माइंड में रखनी है, मैं इसलिए इसको स्लो स्लो कराता हूं ताकि आपके माइंड में चीजें आ जाएं, ठीक है। फिर स्टेप 3 क्या है बेटा, देखो पहले आपने लेना है कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर, कितना लेना है, 0.05 मोल्स, उसको वे करना है, ये एक साइड पर रख लिया। दूसरा काम ये करना है बच्चों कि HCl लो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब आपको ब्यूरेट ही यूज करना होगा क्योंकि ब्यूरेट का वॉल्यूम 50 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, और कंसेंट्रेशन ये होनी चाहिए HCl की, और इसको एक गिलास बीकर में डाल दो, ठीक है। 50 क्यूबिक सेंटीमीटर इतना मतलब कैरी करने के लिए आप ब्यूरेट लोगे, लेकिन उसको ट्रांसफर तो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर इतना ज्यादा वॉल्यूम तो नहीं है ना। स्टार्ट अ टाइमर एंड मेजर द टेम्परेचर ऑफ HCl। अभी याद रहे बच्चों, HCl के अंदर कोई चीज नहीं डाली, HCl में कोई चीज नहीं डाली। वो कह रहा है बस HCl को बीकर में डाला ना आपने, जब ये जो HCl को आपने बेटा बीकर में डाला है, तो आप बस इसके अंदर थर्मोमीटर डाल दो और इसी का टेम्परेचर मेजर करो। बाज दफा बेटा ये होता है ना, वो ये कहना चाह रहा है, बाज दफा आप कोई फ्रेश सोल्यूशन बनाते हो ना, तो वो एक्सोथर्मिक शो कर रहा होता है और टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो वो बेसिकली कह रहा है उसको आप थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर आने दो। तो 30 सेकेंड्स तक, 30 सेकेंड के बाद आप उसका टेम्परेचर नोट करते रहो HCl का, 2.5 मिनट्स तक, 2.5 मिनट, 2.5 मिनट्स तक तो आपने HCl का टेम्परेचर नोट किया। लेकिन तीसरा मिनट के बाद, आफ्टर 3 मिनट, कैल्शियम कार्बोनेट उस HCl में ऐड कर दो और कंटिन्यू मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एवरी 30 सेकेंड फॉर फर्दर 5 मिनट। पर एक बात सुनो, आप एक सॉलिड चीज डाल रहे हो इसमें, वैसे बताओ आपको और क्या करना चाहिए, सॉलिड आप HCl में डाल रहे हो तो क्या करना चाहिए, बस सॉलिड डाल दोगे HCl में या कुछ और भी करोगे साथ में, स्टिर करोगे, शाबाश, स्टिर करोगे ना उसको, ताकि वो डिसॉल्व तो हो जाए, क्योंकि जो कार्बोनेट्स हैं,
कैल्शियम कार्बोनेट वो HCl से रिएक्शन करेगा ना, वाटर में तो डिसॉल्व नहीं होता, HCl के साथ रिएक्शन करेगा, इसको स्टर करना है आपने थोड़ा सा। अब देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 2, कह रहा है रिपीट एक्सपेरिमेंट नंबर 1 यूजिंग कैल्शियम ऑक्साइड। अभी तक आपने जितनी बातें की थी वो कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के रिएक्शन के बारे में, कह रहा है ये सारे काम आपने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ भी करने हैं फॉर द एक्सपेरिमेंट नंबर 2, और इंस्टेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सजेस्ट व्हाई द इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। बेटा मैंने आपको इसकी एग्जांपल दे दी है कि जिस तरह आप वाटर को बॉईल करने के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे होते हो, थर्मोमीटर उसको रीड नहीं कर रहा होता क्योंकि वो एनर्जी वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने में यूज हो रहा है, तो वो थर्मोमीटर तो रीड नहीं कर पा रहा है। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आपने डिकम्पोज करना है तो जो एनर्जी आप दे रहे हो वो एनर्जी तो बॉन्ड ब्रेक करने में यूज हो रही है, तो वो एनर्जी तो थर्मोमीटर रीड नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो इसलिए यू कैन नॉट मेजर द टेम्परेचर ड्यूरिंग द हीट। अच्छा बेटा अब नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द mass in gram of calcium carbonate to be weighed using a 2 decimal place balance in step 1। कह रहे जी आपने कैल्शियम कार्बोनेट का मैस कैलकुलेट करना है और उस बैलेंस पर आप वे करोगे जो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको बताए, मतलब इस तरह बता रहा है 5.00, ये 2 डेसिमल प्लेस है। 5.10 ये बेटा 2 डेसिमल प्लेसेस तक वो मेजर कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। आपके पास बेटा ये है जो मोल्स हैं, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 0.0500। MR ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा कैल्शियम होता है 40.1, कार्बन है 12, ऑक्सीजन 16, 3 जा 48, तो ये सारा मिलाकर आ जाएगा 100.1। ठीक है ना, 40 नहीं लेना, पीरियोडिक टेबल चेक करो ना बेटा, तो कैल्शियम 40.1 है। बेटा ये रीजन ही है ना कि ड्यूरिंग दी हीट नहीं कर रहे, दिस इज द रीजन कि आप हीटिंग कर रहे हैं इसलिए मेजर नहीं कर सकते जबीबा। अच्छा अब बेटा देखो, मैथ्स पे आपने जाना है बस सिंपल, मोल इज इक्वल टू मैस ओवर MR। मोल्स हैं 0.05, मैस फाइंड आउट करना है 100.1। फिर इसको कैलकुलेट कर लो जल्दी से, शाबाश लग गया भाई। बेटा आंसर जो आ रहा है ना 5.005, लेकिन ये तो 2 डेसिमल प्लेस तक बता रहा है भाई। जो आपका बैलेंस है वो तो 2 डेसिमल प्लेस तक बता रहा है, तो वो कैसे इसको पढ़ेगा? आपका डेसिमल जो आपका मेजरिंग बैलेंस है वो इसको ऐसे पढ़ेगा 5.01 ग्राम, ठीक है ना। अच्छा बच्चों अब देखो आगे चलते हैं। Outline how a student should weigh by difference using a weighing board in order to determine the exact mass of calcium carbonate added to HCl in the beaker। बेटा मेरी बात सुनो, एग्जैक्टली एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, बताऊं कहाँ किया है? चलिए दिखा देता हूँ, 1 मिनट सब्र करें जरा, मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। याद है पिछले जो हमने पेपर 5 किया था, ये वाला, अक्टूबर नवंबर 2024 वाला, यही किया था। ये बेटा ये तो बल्कि उसने बना के दिया हुआ था देखो, मुझे याद नहीं आ रहा इसमें किया था, जिसमें वो आपसे वेइंग बाय डिफरेंस मेथड। हाँ ये देखो ना बेटा, हाँ ये देखो, ये मेथड क्या है जरा सुन लो, डिफरेंस वाला। कि आप ना मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, ये जो उसने टेबल बनाया हुआ है, मैस ऑफ ड्राई एवापोरेटिंग बेसिन 44.52 है, गौर से सुनना। मैस ऑफ एवापोरेटिंग बेसिन एंड सॉलिड रेजिड्यू
अब कितना मैस आ गया? 45.69। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास ये पता चल जाएगा कि उस बेसन के ऊपर कितना सॉलिड है ना? डिफरेंस आपको यही बताएगा ना कितना सॉलिड है। तो यहां पे तकरीबन ये उससे मिलता जुलता है। मुझे एग्जैक्ट वो पेपर मिल नहीं रहा, वो कहां पर है। अगर मिल जाता तो मैं आपसे लाजमी ये तो नहीं है कहीं। तो चलो आपको मैं दिखा दूं वो पेपर। हाँ बेटा ये था, देखिए लास्ट टाइम जो किया है, बिल्कुल ये पेपर है। तो ये 5.1 वेरिएंट है। ओके बेटा, ये हमने किया था ना, जिसमें वो कह रहा था कि आप जी डिफरेंस मेथड से बताएं कि मैस ऑफ वेइंग बोट प्लस सॉलिड एस्पिरिन, फिर मैस ऑफ वेइंग बोट आफ्टर ट्रांसफर। ठीक है, खाली करने के बाद उसका मैस, फिर दोनों का डिफरेंस से आपको पता चलेगा कितना सॉलिड आपने ट्रांसफर किया। तो बेसिकली ये बहुत एक्यूरेट मेथड होता है, इससे आपको पता चल जाता है कि आपने फ्लास्क में या बीकर में कितना सॉलिड डाला। तो यहां पर बिल्कुल वही बेटा वही चीज पूछ रहे हैं। ये देखें, अभी इसको दोबारा देखें। कह रहा है हाउ अ स्टूडेंट शुड वे बाय अ डिफरेंस, इसको नोट करें, बाय अ डिफरेंस यूजिंग अ वेइंग बोट। वेइंग बोट वो है जिसके ऊपर आप बेटा मेजर, जिसके ऊपर आप वो सॉल्ट डाल करना उसको मेजर करते हैं। तो आपने ये करना है बेटा इसमें कि आपने सबसे पहले मैस ऑफ वेइंग बोट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट ये लेना है। मेजर द मैस ऑफ वेइंग बोट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। फिर क्या करना है बेटा, आपने कैल्शियम कार्बोनेट को, क्योंकि HCl में डालना था ना, फिर आप करेंगे ऐड कैल्शियम कार्बोनेट इनटू HCl। ये डालने के बाद फिर आपने क्या करना है, वे दी वेइंग बोट वे दी वेइंग बोट आफ्टर कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू HCl। बेटा ये बात जरा समझो। देखो, आप अगर कैल्शियम कार्बोनेट को इस तरह करते ना कि आप कहते भाई इतनी क्या जरूरत है इतना तकल्लुफ करने की, मैं वेइंग बोर्ड के ऊपर पहले, अब मेरी बात गौर से सुननी है, कि मैं वेइंग बोर्ड का पहले मैच लेता, खाली वेइंग बोर्ड का, ठीक है, या उसको टेयर कर देता। टेयर का बटन होता है ना बेटा उस पे, तो वेइंग बोर्ड के मैच को टेयर करता और उसी वेइंग बोर्ड पे कैल्शियम कार्बोनेट डाल देता। तो मुझे बैलेंस के ऊपर रीडिंग आ जाती ना कि ये सपोज 1 ग्राम है, तो वही 1 ग्राम बस मैं उठा के डाल दूं HCl में। इतना क्यों तकल्लुफ कर रहा हूं भाई? बेटा अगर आप उसी वेइंग बोर्ड से कैल्शियम कार्बोनेट डाल दोगे ना, कहने को तो आपने 1 ग्राम डाला, लेकिन कुछ कैल्शियम कार्बोनेट वेइंग बोर्ड के साथ लगा रह जाएगा। आपने तो उसको काउंट किया कि आपने 1 ग्राम डाला है, कुछ वेइंग बोर्ड के साथ लगा रह गया। इस तरह डालने में क्या फायदा है कि कैल्शियम कार्बोनेट और वेइंग बोर्ड का पहले आपने मैस लिया, फिर आपने वो वेइंग बोर्ड HCl के अंदर इस तरह पोर की ताकि कैल्शियम कार्बोनेट उसमें चला जाए। फिर अगर कुछ कैल्शियम कार्बोनेट वेइंग बोर्ड के साथ भी रह गया तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप वेइंग बोर्ड का दोबारा मैस ले रहे हो, और जो उसका डिफरेंस आएगा बच्चों, दैट इज द मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एडेड। तो आपने इसका टेबल बिल्कुल उसी तरीके से जो मैंने पहले बना कर दिया हुआ है आपको, कि मैस ऑफ बोट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट बिफोर ट्रांसफर। ठीक है, ये टेबल है बेटा इस तरह का। और यहां पर बेटा आपने मैस बताना है इन ग्राम्स, यूनिट लिखना बहुत लाजमी है बेटा। बेटा आप यूनिट बताओगे इन ग्राम्स, ठीक है। ये हो गया एक। फिर आप बेटा दूसरा इसमें बताओगे कि मैस ऑफ बोट अच्छा आफ्टर द एडिशन प्लस रेजिड्यू ऑफ कैल्शियम। देखो, जब आप उस बोट से कैल्शियम कार्बोनेट को इस तरह पोर करोगे, मतलब
बीकर में डालोगे तो ये गारंटी तो नहीं है ना कि सारे का सारा कैल्शियम कार्बोनेट उसमें चला गया। कुछ कैल्शियम कार्बोनेट तो उस वेइंग बोर्ड के साथ, वेइंग बोर्ड कहते हैं जिस चीज में आप डाल रहे हो ना, कुछ कैल्शियम कार्बोनेट तो उसके साथ लगा रह जाएगा ना। तो उसी को वो कह रहा है कि मैस ऑफ बोर्ड प्लस रेजिड्यू ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर एडिशन। ये करोगे, ये इसका मैस लोगे बेटा। फिर मैस ऑफ, इन दोनों का डिफरेंस लो बेटा, मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एडिड, फिर इन दोनों का फिर डिफरेंस ले लो आप। मतलब आप ये अगर एज्यूम करो कि मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो आपने ऐड किया है ना वो है 5.01, ठीक है। तो आप वैल्यूज खुद ऊपर से एडजस्ट कर लो कि कितना आपने उसको कैल्शियम कार्बोनेट का पहले कितना मैस होगा और रेजिड्यू का कितना मैस होगा, ठीक है। ये आप, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, पिछले पेपर में भी। अब देखो, आप लोगों में से 22 बच्चे कह रहे हैं सर नोट्स, ये नोट्स हैं बेटा, इसी को अब आपने वो करना है। सर व्हेन वी मेक अ टेबल वुड नॉट राइट एनीथिंग इन स्पेस अबव। बेटा आपको ये यहां लिखना है, ये भी लिखना है ना बेटा। ये आउटलाइन तो बतानी है आपको, टेबल बाद में बनाना है। मेजर द मैस ऑफ विंग बोर्ड, आप इसको पहले बताओगे स्टेप्स क्या है, एक नंबर टेबल क्या है और एक नंबर ये बताने क्या है, ठीक है बेटा। ये दोनों काम करने हैं आपने, वर्डिंग में भी लिखना है, टेबल भी बनाना है। खाली जगह पे टेबल बनाना है, ऊपर वर्डिंग लिखनी है बेटा। Identify which piece of apparatus should be used to measure the volume of HCl in step 2 and given reason for your choice. देखो HCl का कितना वॉल्यूम है, HCl का वॉल्यूम है 50, ठीक है। 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इसके ये तो आपके जहन में बेटा आ रहा होगा क्या। अच्छा, दूसरी चीज उसने कहा जी, ट्रांसफर 50 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड एक्सेस ऑफ 2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर HCl इनटू अ स्मॉल बीकर, और फिर उसने उसको वो किया। बेटा 50 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर आपने मेजर करना है, ठीक है, देखो उसने 50.00 लिखा हुआ है बेटा, 2 डेसिमल प्लेसेस। कौन सा ऐसा ऑपरेटस है जिसकी एक्यूरेसी 2 डेसिमल प्लेसेस तक जा रही है भाई। ब्यूरिट है ना, ब्यूरिट मेजरिंग सिलेंडर नहीं है भाई। मेजरिंग सिलेंडर तो अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम मेजर करता है, नॉट एक्यूरेट। अब अगर उसने सिर्फ 50 लिखा होता ना, 50, तो मैं मेजरिंग सिलेंडर भी ले लेता, लेकिन वो तो कह रहा है 50.00। आपको बताया था ना बेटा मैंने कि ब्यूरिट जो होता है, ब्यूरिट, बल्कि पिछले पेपर में बेटा हमने किया था, मैं दोबारा वहीं जाता हूँ उस पेपर पर। ये देखो बच्चों, कहाँ चला जाता है, हर दफा पेपर मिलते ही नहीं हमें। ये बेटा, ये देखो बच्चों, ये था जो ब्यूरिट की आप रीडिंग कैसे लेती हैं बेटा। दो, ये आपके पास है जीरो, ये 0.1, ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। इन, अच्छा, एक तो जो मिनिमम वॉल्यूम आप इससे मेजर कर सकते हैं दैट इज 0.1, है ना। लेकिन लेकिन अगर आपका वॉल्यूम इन दो लाइंस के दरमियान में आए, जैसा कि ये आ रहा है बेटा, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 2 करें, 0.1 डिवाइडेड बाय 2, 0.05। तो इसकी जो बेटा अनसर्टिनिटी है वो इतनी होती है, ±0.05, ये याद रखिएगा। किसी भी अपरेटिस का जो लीस्ट काउंट होता है, जो उससे आप मिनिमम मेजर कर सकते हैं, जिस तरह ब्यूरेट से 0.1, तो उस 0.1 को डिवाइडेड बाय 2 करें तो अनसर्टिनिटी आती है, अनसर्टिनिटी, एरर, वो प्लस माइनस में। तो इसलिए अगर आप टेक्निकली देखें तो आप ब्यूरेट से 0.1 से भी कम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। अगर आपका वॉल्यूम एग्जैक्टली दो लाइंस के दरमियान आ रहा है, तो आप कहेंगे कि ये दो लाइंस के अगर दरमियान आ रहा है, तो आप कहेंगे कि ये 0.05 है ना। तो ये बेटा हमने पहले भी डिस्कस किया, इसलिए चीजों को अब याद रखना है आपने, और खुद भी आप नोट्स बेटा बना सकते हैं अपने उस पर, ठीक है। अच्छा बेटा, एक तो इसमें वो कह रहा है कि विच पीस ऑफ ऑपरेटर्स should be used to measure the volume of HCl in step 2 and give a reason for your choice. पहली बात आप बताएं, देखो उसने जो 50.00 लिखा है ना, तो इस पे अब आपको बताना होगा भाई कि इट कैन मेजर अप टू 0.05 क्यूबिक सेंट, 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। एक तो आप बताओ ब्यूरिट यूज करेंगे, क्यों, बिकॉज इट कैन मेजर दी वॉल्यूम अप टू
0.05 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। Without making any changes to the apparatus, suggest an instruction to be added to step 3 and step 4 to make the experiment more accurate। बच्चों, जब वो यहां पर ये कह रहा था स्टेप 3 में कि आपने HCl का जो है ना टेम्परेचर नोट करना है। अभी आपने कैल्शियम कार्बोनेट नहीं डाला था, ठीक है। फिर आफ्टर 3 मिनट्स उसने कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड किया जो कि सॉलिड स्टेट में था। जब आप सॉलिड स्टेट में डाल दोगे तो भाई सॉलिड स्टेट में डालने के बाद आपने ऊपर से टाइमर भी ऑन किया हुआ है, तो आपको कम से कम स्टेर तो करना है ना, उसको स्टेर करें ताकि वो डिसॉल्व हो जाए ना। तो इसलिए आप यहां पर कहोगे कि आपने उसको स्टेर करना है बेटा, स्टेर द सॉल्यूशन। अच्छा बेटा, अगला आप देखिएगा, ये जरा आप कह रहे जी कि देखो उसने 2.5 मिनट तक, ये देखो इधर 2.5 मिनट तक HCl जो है ना उसका एवरी 30 सेकेंड के बाद वो टेम्परेचर मेजर कर रहा था। मतलब 2.5 मिनट उसने HCl में कुछ भी नहीं डाला था भाई, वो सिर्फ HCl का टेम्परेचर नोट कर रहा था। तीसरे मिनट पर उसने जाकर कैल्शियम कार्बोनेट ऐड किया। तो इसको देखना बेटा, ये टाइम है 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 यहां तक। अभी कुछ नहीं डाला था उसने, तो टेम्परेचर देखो कांस्टेंट है 19, 19, 19, 19, 19, है ना, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। लेकिन तीसरे मिनट पर यहां पर एडिशन हो रही है भाई, उसने ऐड किया कैल्शियम कार्बोनेट। और अब जब ऐड किया तो 3.5 मिनट्स के बाद ये टेम्परेचर, 4 पर बेटा 4 मिनट्स के बाद ये टेम्परेचर। बेटा ये टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, मतलब रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है ना। 27.5 से 36 टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसका मतलब है रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन ये हाईएस्ट टेम्परेचर है देखो, फिर 36 के बाद ड्रॉप हो रहा है, 34, 32, 32 एंड 31। रिएक्शन हो चुका है और अब जो है ना टेम्परेचर दोबारा रूम टेम्परेचर पर आ रहा है। और ये बेटा ये भी चल रहा है, सॉरी, 29, 28, 26 एंड 25। कह रहा है प्लॉट अ ग्राफ ऑन द ग्रिड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड टाइम यूज अक्रॉस। वैसे बेस्ट पता है क्या होता है, ये प्लस, लेकिन इसने क्रॉस किया तो आप क्रॉस उसकी बात मानेंगे, ठीक है। क्रॉस में ना एक नुकसान होता है, मैं आपको बताता हूँ, पता नहीं आपको ये बात समझ आएगी या आप एग्री करेंगे मेरी बात से या नहीं। जब इस तरह के आप ग्राफ बनाते हैं ना बच्चों, देखो लाइन इस तरह ड्रॉ की है ना तो आपको सही पता ही नहीं चलेगा, आपकी लाइन वो जो आपने क्रॉस लगाया हुआ ना उसके ऊपर आ जाएगी। जब इस तरह आप प्लस का साइन डालते हैं ना इस तरह का, आप देखो जरा, मुझे बताओ पढ़ने में ज्यादा आसानी किस में हो रही है बेटा, ये इस प्लस वाले में हो रही है ना, हाँ। अच्छा, मेरे पास बाज बुक्स हैं कैम्ब्रिज की ही, कैम्ब्रिज की, उसमें वो प्रॉपर रिकमेंड करता है भाई कि आप प्लस का साइन डालें। मैं आपको बल्कि कोशिश करता हूँ दिखाऊं, लेकिन चलें जहां उसने बात बताई आप उसी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, ठीक है। मुझे याद आया, ये मैं आपको बताता हूँ। ये मुझे मिलेगा नहीं, पता नहीं किधर होगा, चलें खैर। लेकिन चलें, आप क्रॉस लगा के बेटा इसको ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। और ये मैंने ड्रॉ किया इधर, आप जरा चेक करें बेटे इसको। देखें ये नीचे ग्राफ में तो आप बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं होगा आपको। ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट बेटा मैंने इस तरह किया था, देखे ये 3.5 पर ये टेम्परेचर आ रहा था, और 4 पर बेटा ये आ रहा है, 4.5 पर ये आ रहा है, 5 मिनट पर ये आ रहा है, 5.5 पर ये आ रहा है, 6 मिनट पर ये आ रहा है, 6.5 पर। अब रिएक्शन खत्म हो रहा है ना, तो अब वो दोबारा रूम टेम्परेचर पर आ रहा है। हाईएस्ट टेम्परेचर ये था बेटा, दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर जो जो थर्मोमीटर ने रिकॉर्ड किया है, राइट। अच्छा, अब देखो, और फिर उसके बाद बच्चों ये आ रहा है, फिर ये 8वें मिनट पर। अच्छा यहां तक ना, ये तो विदाउट ये 2.5 है। तीसरे मिनट पर उसने कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड किया था बेटा, तीसरे मिनट पर। और तीसरे मिनट के बाद 3.5 पर उसने थर्मोमीटर से नोट किया था। तो पहले ये टेम्परेचर था बेटा, ये वाला, सॉरी, पहले था बेटा टेम्परेचर ये वाला, और फिर टेम्परेचर राइज करके ये हो गया। लेकिन वो यहां कुछ और कह रहे हैं, कह रहे यूज योर ग्राफ
to determine the theoretical temperature increase at 3 minutes. अब इसकी बात सुनने की, मेरे समझने की जरा कोशिश करो। वो कह रहा है ये बताओ कि तीसरे मिनट पर आपने कैल्शियम कार्बोनेट तो तीसरे मिनट पर ऐड किया ना। देखो इस तरह है, ये था HCl। आफ्टर 3 मिनट आपने ऊपर से कैल्शियम कार्बोनेट डाला। पर जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट आप डालोगे तो टेम्परेचर राइज होगा। रिएक्शन स्टार्ट हो गया तीसरे मिनट पर ही, है ना। रिएक्शन तो तीसरे मिनट पर ही स्टार्ट हो गया ना। लेकिन आपका थर्मोमीटर इतना एक्यूरेट नहीं है कि वो उसी थर्ड मिनट के अंदर जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई है उसको फौरन फौरन उसको मेजर करे, है ना बेटा। कुछ हीट लॉस होगी है ना सराउंडिंग में, जिसको थर्मोमीटर रीड नहीं कर सका। और आहिस्ता आहिस्ता कुछ हीट लॉस हो रही है भाई सराउंडिंग में। थर्मोमीटर सारी हीट को तो नहीं मेजर कर पा रहा ना। और एग्जैक्टली तीसरे मिनट पर तो थर्मोमीटर नहीं कर सकता, उसमें तो आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो पहले थर्मोमीटर ने 3.5 पर जो हीट रिलीज हुई उसको मेजर किया, और फिर 4 पर देखो मैक्सिमम उसको मिल रही है। लेकिन वो कह रहा है ये बताओ कि थ्योरेटिकली अगर तीसरे मिनट पर बिल्कुल आइडियल कंडीशन हो, इन आइडियल कंडीशंस जो कि पॉसिबल नहीं है, तो तीसरे मिनट पर आइडियल कंडीशन में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए था। तो आपने बेटा यहां ये जो इसकी प्लॉटिंग की है, इसकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट को आप प्लॉट करें, इसको एक्सट्रापोलेट करें, और तीसरे मिनट पर क्योंकि एडिशन हुई है इन दोनों को मैच करें। यहां पर जाकर बेटा ये कहीं आ रहा है इधर, ठीक है। तो आपने क्या बताना है, यूज योर ग्राफ टू डिटरमिन द थ्योरेटिकल टेम्परेचर इंक्रीज एट 3। बट इनिशियल टेम्परेचर कितना था देखो, ये 2 बॉक्स मिलकर ना बनेंगे 116, ये 17, ये 18, ये 19। इनिशियल टेम्परेचर 19 है। और बेटा यहां पर कितना आ रहा है बेटा, ये 36, ये 37, ये 38। नहीं 38 से ऊपर है बेटा, है ना। तो ये 38.5 कर लो इसको, 38.5। 38.5 से थोड़ा नीचे है, लेकिन 38.5 हम कर लेते हैं। तो ये आपके पास आएगा 38.5। तो इसका डिफरेंस निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहां पर 38.5 माइनस 19 डिग्री, ठीक है, 19.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये बेटा आपका थ्योरेटिकल टेम्परेचर आ गया। नेक्स्ट देखो, कह रहा है सजेस्ट व्हाई द टेम्परेचर मेजर्ड एट 3.5 मिनट इज लोअर देन द टेम्परेचर मेजर्ड एट 4.0 मिनट। ये बहुत ही सिंपल है बेटा। कह रहा है 3.5 पर टेम्परेचर कम है, 4 पर ज्यादा है। इसका मतलब है रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है। अभी रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है भाई, रिएक्शन हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ड्यू टू थर्मोमीटर नहीं बेटा, ड्यू टू थर्मोमीटर नहीं। इसका मतलब है कि रिएक्शन अभी प्रोग्रेस कर रहा है बच्चों, इसका ये मतलब है, ठीक है। अच्छा मैं आपको इतना करता हूं, एक चीज और बताता हूं बेटा इसके बारे में। अच्छा बेटा, एक बच्चा कह रहा है कि ये बात जरा दोबारा बताएं, ये वाली कि ये क्या चीज है। ये बेटा ये चीज है, देखो अगर आइडियल कंडीशन होती ना, आइडियल कंडीशन मीन कि कोई हीट लॉस ना होती, नो हीट लॉस, और थर्मोमीटर सारी टेम्परेचर को रीड करता, हीट लॉस ना होती और जो चेंज आ रहा था थर्मोमीटर उसको रीड करता, तो थ्योरेटिकली तीसरे मिनट पर टेम्परेचर ये होना चाहिए था। लेकिन आइडियल कंडीशन तो नहीं है, कुछ हीट लॉस होगी है थ्रू द बीकर, और ऊपर से ओपन हो जो लिड नहीं होगा, क्योंकि लिड का कहीं जिक्र नहीं है, तो वहां से हीट लॉस होगी है। इसलिए बेटा आपके पास तीसरे मिनट पर टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं था। अगर तो हीट लॉस ना होती तो फिर आपके पास थ्योरेटिकल ये टेम्परेचर होना चाहिए था, ठीक है। यहां कह रहे हैं 3.5 मिनट पर टेम्परेचर क्यों कम है। तो बेटा 3.5 मिनट पर टेम्परेचर इसलिए कम है कि अभी रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ, ठीक है ना, रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं है। अच्छा बेटा अब आ जाओ आगे।
A student carries out experiment 2 and determine a temperature increase of 62.0. अच्छा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को जरा देख लेते हैं बेटा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किसके साथ था भाई? एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था कैल्शियम ऑक्साइड और HCl का, याद रखिएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कैल्शियम ऑक्साइड का है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कैल्शियम कार्बोनेट का है, ठीक है। अच्छा देखो, कह रहा है स्टूडेंट कैरीज आउट एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड डिटरमिन अ टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ 62, मतलब इतना उसने, जो डेल्टा टी है ना, इतना टेम्परेचर उसको मिला जो इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। जब इनिशियल ना बता रहा हो तो समझ जाओ ये चेंज हुआ है। द हीट रिलीज बाय द रिएक्शन Q इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। बेटा देखो, आप लोगों ने AS में ये पढ़ा था, मैं दोबारा बता देता हूं। M यहां पर मैस ऑफ वाटर होगा, और वाटर का मैस कैसे निकालेंगे? क्योंकि HCl का जो सोल्यूशन होगा ना बेटा, HCl का, क्योंकि देखो HCl कितना लिया हुआ उसने, जरा ऊपर जाओ। HCl उसने लिया हुआ है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। बेटा HCl को किस में डाला हुआ है उसने? वाटर में ना। तो जो वाटर का मैस होगा ना, वही आप मतलब एम लोगे, क्योंकि HCl इज अ गैस। HCl इज अ गैस, ठीक है। गैस को आपने डिसॉल्व किया वाटर में, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो प्योर वाटर होता है वो 1 ग्राम के इक्वल होता है। ये अलबत्ता प्योर नहीं है, लेकिन हम एज्यूम इसको ऐसे ही करेंगे कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ग्राम। उसने क्वेश्चन में ये बताया है सारा, आप देखिएगा। वो कह रहे हैं वेयर एम इज द मैस ऑफ HCl, assume that 1 cubic centimeter of HCl has a mass of 1 gram, that is specific heat capacity। देखो अब वो बिल्कुल इस तरह नहीं बता रहा, लेकिन उसने ये बताया कि M is the mass of HCl, ठीक है। और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो HCl है ना, उसका मैस है 1 ग्राम, जो वाटर का होता है। जिस तरह वाटर का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ग्राम के इक्वल होता है, तो यहां पर M इज द मैस ऑफ HCl, और आप एज्यूम करें कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर HCl हैज अ मैस ऑफ 1 ग्राम। तो इसलिए बेटा अब 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो मैस 50, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन, डेल्टा टी है 62। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो वैल्यूज को, 50 टाइम्स 4.18 टाइम्स 62। बेटा 50 जो है, आपका जो टोटल वॉल्यूम है कितना है? टोटल वॉल्यूम 50 है ना, HCl का। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ HCl हैज अ mass ऑफ 1 ग्राम। HCl कितना है? 50 है। तो मैस कितना होगा बेटा फिर? हुसैन, हुसैन 50 होगा ना बेटा फिर। तो इसलिए ये आपके पास 50 आ गया बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से। ये भी जूल्स में आएगा आपके पास, ये आ रहा है 12958 जूल्स, ठीक है। अच्छा बेटा, ये टेम्परेचर राइज हुआ है, ठीक है। आपको वो एक फॉर्मूला मैं बताता हूं। अब आगे फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू -Q/N, ये फॉर्मूला है, याद है ना बेटा। पहले Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी निकाल लगाते हैं फॉर्मूला, और फिर डेल्टा एच का फॉर्मूला लगाओगे। डेल्टा इज इक्वल टू -Q/N, बेटा ये माइनस तो फॉर्मूले का हिस्सा है। अच्छा इसको किलो जूल्स में ले जाओ भाई, अभी इसको किलो जूल्स में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? 12.958 किलो जूल्स, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। अब 12.958 डिवाइडेड बाय N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट बच्चों। N मोल्स होंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के। दो चीजों का रिएक्शन हो रहा है ना, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का। HCl तो एक्सेस में है। जी बेटा, M इज द मैस ऑफ वाटर। इसने यहां पर कहा है कि आप M को मैस ऑफ HCl एज्यूम करें, तो कोई फर्क नहीं है बेटा। वैसे M हम लेते हैं मैस ऑफ वाटर, ठीक है। मैस ऑफ वाटर, क्यों? क्यों मैस ऑफ वाटर लेते हैं? देखो आपने HCl डिसॉल्व किया ना, मेरी बात सुनो। HCl इज अ गैस, HCl इज अ गैस। आपने उस गैस को वाटर में डाल दिया,
ठीक है, तो अब मैस किसका काउंट होगा? वाटर का ही काउंट होगा ना भाई। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो वाटर है उसका मैस 1 ग्राम होता है। यहां पर क्योंकि उसने मैस को वाटर नहीं कहा, तो आप HCl का ले लो, बात तो फिर भी वही है भाई, कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर HCl इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो कितने क्यूबिक आपका HCl है? HCl कितने क्यूबिक सेंटीमीटर है? 50। तो मैस 50 ग्राम हो गया। ठीक है, अब बाज बच्चे कह रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो भाई उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है, जरा देखिएगा। उसने कहा हुआ है कि HCl एक्सेस में है, तो फिर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ ना। HCl एक्सेस में है तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ। तो आपने डेल्टा H इक्वल टू -Q/N, तो N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। मोल्स कितने हैं बेटा? 0.05 मोल्स आर गिवन। ठीक है, थोड़ा सा बेटा एक्टिव होके बैठेंगे, बिल्कुल जो है ना सुस्त होके नहीं बैठना। 0.05 इसको डिवाइड कर दें, यू विल गेट द आंसर। 12.958 डिवाइडेड बाय 0.05, ये आ रहा है बेटा आपका आंसर -259 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं जी इधर। ये तो मुझे लग रहा है आज एक ही क्वेश्चन होगा भाई, जिस तरह की हमारी स्पीड इतनी स्लो चल रही है। नेक्स्ट देखो, यूज द एनर्जी साइकिल बिलो योर आंसर टू जी एंड द इंफॉर्मेशन गिवन टू डिटरमिन द डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इंथैल्पी चेंज फॉर द एक्सपेरिमेंट 1 इज गिवन। एक्सपेरिमेंट 1 पता है क्या है? एक्सपेरिमेंट 1 क्या है बेटा? एक्सपेरिमेंट 1 है कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का रिएक्शन। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सपेरिमेंट 1 है, तो इसके लिए एंथैल्पी चेंज है -84, ये याद रखिएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, बेटा ये जो आपने भी सारी मेहनत की है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए की है। डेल्टा H2 कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का रिएक्शन, इसके लिए -259, ये गिवन है। दिस इज गिवन भाई, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये आपने मेहनत करके निकाला है। दिस इज अननोन, यही तो काम करना था भाई, पूरा एक्सपेरिमेंट इसलिए किया कि कैल्शियम कार्बोनेट की इंथैल्पी चेंज निकाल लें। तो अब बेटा इस तरह करना है आपने, अब बेटा इस तरह करना है कि आप वही दो रूट जो मैं आपको, अगर एएस में आपने सीखा होगा, ये 3 कॉर्नर्स हैं। रूट नंबर 1, कौन सा ऐसा कॉर्नर है जहां से तमाम एरो स्टार्ट हो रहे हैं? ये बेटा, दिस इज कॉर्नर नंबर 1, यहां से तमाम एरो स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपका बेटा फाइनल पॉइंट है। तो आपने रूट नंबर 1 बेटा ये होगा इसका, यहां से यहां तक। रूट नंबर 2 ये होगा बच्चों, ये याद है ना, ये तो एएस में आपने ये पढ़ा था। फाइनल पॉइंट वो होता है कि जिस कॉर्नर से आगे कोई एरो ना निकल रहा हो ना, तो इससे आगे कोई एरो तो नहीं जा रहा। तो अब बेटा ये रूट 1 इज इक्वल टू रूट 2। रूट 1 में क्या आ रहा है? -84। इस रूट 2 में क्या आ रहा है? डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन और प्लस -259। तो डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -84 प्लस 259। क्या आंसर आएगा बेटा इसका, जरा कर ले। +175 किलो जूल्स पर मोल। तो देखो ना, एंडोथर्मिक होता है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन इज एंडोथर्मिक, पॉजिटिव में आ रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द मेन वीकनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर एंड सजेस्ट वन इंप्रूवमेंट टू ओवरकम दिस वीकनेस। द मेन वीकनेस इज नॉट द टाइप ऑफ थर्मोमीटर यूज। तो बेटा इसमें जो फर्स्ट वीकनेस है वो ये कि हीट लॉस हो रही है। देखो एनर्जी चेंज के जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इंसुलेशन नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, इंसुलेशन नहीं है, हीट लॉस इज द प्रॉब्लम। पहले तो आपको बेटा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है ना, कि प्रॉब्लम क्या है? हीट लॉस। ठीक है,
हीट लॉस, तो यहां आप लिखेंगे हीट लॉस टू दी सराउंडिंग। और बेटा इंप्रूवमेंट कैसे हो सकती है इसकी? इसकी इंप्रूवमेंट के लिए बेटा आपने क्या लगाना है? लिड। यूज द लिड। अच्छा बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर टू, मेरा ख्याल है फिर अभी हम करें या ना करें इसको। बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर टू जो इसका क्वेश्चन नंबर टू, सॉरी। असल में हम बहुत स्लो गए हैं, थोड़ा सा फास्ट मुझे जाना चाहिए था। मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं, ट्राई कीजिएगा खुद। हिंट देता हूँ, ठीक है? सारा इस पे बेटा हिंट देता हूँ। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर ना देखो, पहला क्वेश्चन तो है कि आपने सॉल्यूशन बनाना है, एक डाइल्यूशन करनी है, सॉल्यूशन बी से ए बनाना है। हाँ, बी से ए बनाना है बच्चों। नहीं, ए से बी बनाना है ना, सॉरी। बेटा ए आपका कंसंट्रेटेड है और बी आपका डाइल्यूटेड है। तो बताओ ये करना, C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। याद है पिछले क्वेश्चन में भी किया था, गिवन रिक्वायर्ड। ये डाइल्यूशन फॉर्मूला है, जब एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और उसे डाइल्यूट बनाना हो तो ये करना काम। अच्छा इसमें देखो गिवन क्या है, ए इज गिवन ना, ए इज गिवन 0.00920। V1 नहीं पता। C2 क्या बनाना चाहते हो, क्या रिक्वायर्ड है? 0.002 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का सॉल्यूशन बनाना चाहते हो भाई, उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 100। तो V1 निकाल लो। V1 का मतलब बच्चों ये होगा, V1 का मतलब ये होगा बच्चों कि आप इस ए में से कितना वॉल्यूम निकालोगे, इस ए में से कितना वॉल्यूम निकालोगे और उसमें बी कितना ऐड करोगे। अच्छा जो पिछला क्वेश्चन था ना, जो मैं कह रहा हूं पिछले वीक में जो किया था, उसमें एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम नहीं, उसमें डिफरेंस ये था कि वो सॉलिड था, आप मेजर कर रहे थे ना। यहां सॉलिड नहीं है, यहां पर लिक्विड है। तो आपने बेटा इतना लिक्विड लेना है, ए का, ए का लिक्विड लेना है इतना, जो भी V1 आएगा वो लेने के बाद आपने उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालना है और ऊपर से डिस्टिल वाटर डालना है अनटिल द टोटल सॉल्यूशन बिकम्स 100। देखो, जब आप सॉल्यूशन बनाना होता था ना तो उसमें तो सॉलिड को मेजर करके फिर डिस्टिल वाटर से उसको डिसॉल्व करते थे, फिर वॉश करते थे, वो लंबा काम था। यहां पर ऑलरेडी बोथ आर लिक्विड्स। तो बस सॉल्यूशन ए का कितना वॉल्यूम आपने यूज करना है वो V1 है, वो आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालो और ऊपर से डिस्टिल वाटर डालते जाओ जब तक के टोटल सॉल्यूशन आपका 100। किससे लेंगे? पिपेट से लेंगे भाई। हाउ टू टेक आउट द सॉल्यूशन ए? हसन कह रहा है पिपेट, यूज द वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। उसके ऊपर वो होगा जो बैलून सा होता है, उसको आप इस तरह सक करेंगे तो वो लिक्विड ऊपर आएगा, ठीक है? तो ये बेटा 3 नंबर क्या है ये आप देखिएगा लाजमी। फिर बेटा ये ग्राफ है, ये ग्राफ देखें। ये ग्राफ है, कंसंट्रेशन है कॉम्प्लेक्स का और ये रिलेटिव एब्जॉर्बेंस है। जैसे जैसे बच्चों एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्या एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ती है। ये भी हमने पिछले उसमें किया भाई, जो था कलरीमीट्री वाला। ठीक है, कलरीमीट्री। ठीक है ना, एब्जॉर्ब कंसंट्रेशन बढ़ने से, कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने से एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी। ठीक है ना? अच्छा उसी तरह बेटा ये तो आपको रिलेशन बता रहा है कि डायरेक्ट रिलेशन है। या बेटा इस तरह करते हैं, इस तरह मुझे मजा नहीं आएगा इस तरह जल्दी जल्दी कराने का ना, इसको हम कर लेंगे, ठीक है ना, अलहदा क्लास में करेंगे क्वेश्चन। इस तरह फायदा नहीं है, आपको क्या पता कितनी समझ आएगी। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें y = mx + c हम लगाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल इसको करवा लूँ, ठीक है? हाँ, ये नेक्स्ट फ्राइडे या उससे पहले की बेटा इसको, इस क्वेश्चन पे इतना टाइम नहीं लगेगा।
क्योंकि इसमें इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इस पे सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चों, इस पे टाइम नहीं लगेगा इतना। जो ज्यादा टाइम इस पे हालांकि लगना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों इस पे इतना टाइम लग गया क्वेश्चन 1 पर ही। तो चले, हालांकि पिछली क्लास में देखिए हमने 1 घंटे में दोनों कर लिए थे क्वेश्चन। चले आज इतने काफी है बेटा। और हाँ, आप लोगों का बेटा टेस्ट होगा, जो बच्चे मेरे से ऑनलाइन पढ़ते हैं, आप लोगों का टेस्ट होगा वीकेंड पर। उसमें आपके टॉपिक्स क्या आ रहे हैं? बेंजीन और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। पूरा हो गया था हमारा या नहीं हुआ था? पूरा हो गया था, बिल्कुल मुझे याद आ गया, पूरा हो गया था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। बेटा अब जो नेक्स्ट वीक होगा ना फ्राइडे को, तो मैं उसमें एक तो यही करवाऊंगा बेटा, एक यही करवाऊंगा, और दूसरा अ, अगर टाइम मिला तो आप लोग वो भी करके रखिएगा, अक्टूबर नवंबर 2023। ठीक है बेटा? अच्छा, वैसे मैंने ना ये पेपर सॉल्व किया हुआ है, ये वाला मैं आपको इसका लिंक भी सेंड कर देता हूँ। ठीक है ना? वहां से देख लीजिएगा अगर क्वेश्चन 2 आपने खुद करना हुआ तो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।